इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैरिज एक सही चीज़ क्यों नहीं है, एक बेकार इंस्टीट्यूशन है। उसके एंटी में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो जो मेरे को टॉप 10 आर्ग्यूमेंट्स लगे मैंने वो कलेक्ट करे हैं और उन्हें थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा मैं। फर्स्ट है, मैरिज इज़ एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन। मैरिज की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले कुछ नहीं होता था ऐसा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर की वजह से प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। सबसे पहली चीज़ तो मैरिज को जितना हम डिवाइन, जितना सेक्रेड इंस्टीट्यूशन बताते हैं उतना ये है नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कैपिटलिज्म का एक रिज़ल्ट है एक तरीके से, कि हमारे पास मैन के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आई। उसने कहा कि अब ये प्रॉपर्टी मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद किसे देनी है, तो उसे लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि ये जो लड़का या लड़की है ये मेरा है ना, इसे मैंने पैदा किया है, ताकि उसे ही प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र करी जा सके। तो उसके लिए मैरिज इंस्टीट्यूशन आया, मोनोगेमी शुरू हुई कि अब से एक आदमी एक औरत, ये वाला कॉन्सेप्ट, ताकि पता रहे कि किसकी संतान, किसके चिल्ड्रन कौन से हैं, ताकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में आसानी रहे। तो इससे इतना तो पता चल गया कि मैरिज कोई बहुत जो 7 जन्मों का बंधन वाला वो वाली चीज़ कुछ नहीं है। बस ऐसा था कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए कुछ सही सा चाहिए था कि मेरा घर ही घर में चीज़ रहे, उस हिसाब वाली चीज़। तो उसके लिए मैरिज की शुरुआत हुई। फर्स्ट आर्गुमेंट, इट इज़ एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन, कि इसकी शुरुआत एक ऐसे टाइम पे हुई जहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर्टी ज़्यादा मैटर करने लग गई। पर आज के टाइम पे बहुत लोगों के लिए प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल हैप्पीनेस, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो हर किसी के लिए नहीं, पर ज़्यादा कुछ लोगों के लिए, अब जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, बजाय कि कितनी चीज़ें वो ओन करते हैं या क्या प्रॉपर्टी है। और सारी चीज़ें वो भी है, उसकी भी अपनी यूटिलिटी है, पर ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सेकेंड आर्गूमेंट है, इट रीइंफोर्सेस इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। मैरिज में होता क्या है कि सोसाइटी का एक पर्टिकुलर ग्रुप, वो कास्ट हो सकता है, वो एक सेम बिजनेस में हो सकते हैं, किसी भी तरह की कास्ट हो सकती है, क्लास हो सकती है, इकोनॉमिक क्लास हो सकती है, या फिर कैटेगरी होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो वो एंडोगेमी करती हैं, मतलब अपने ही अपने में मैरिज करती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो सब चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटस दोनों फैमिलीज़ का मैच करना चाहिए, मेल फीमेल का। एजुकेशन बैकग्राउंड सिमिलर हो या नहीं हो इतना मैटर नहीं करता, पर कास्ट बहुत मैटर करती है ना। प्रोफेशन भी थोड़े बहुत मैटर करते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो इससे होता क्या है कि एक एंडोगेमी से वेल्थ एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही रहती है। इनइक्वलिटी इससे ऐसे बढ़ती है कि जो कास्ट अपने आप को अपर क्लास बताती हैं वो एंडोगेमी करती हैं, तो इससे एक तरीके से सस्टेन होता है वो वाला कल्चर कि कुछ बड़ा, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे, कोई हायर क्लास है, कोई लोअर क्लास है। ये चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि एक्सोगेमी नहीं हो रही, क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट मैरिज नहीं हो रही। तो इससे जो अलग अलग क्लास बनी हुई है वो चलती रहती है वैसे ही। तीसरा इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है कि इट लिमिट्स पर्सनल फ्रीडम, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न या कारण बन रहा है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं मैरिज अवॉइड करना। वो इस चीज़ को नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनके लिए पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जिस तरीके के एग्जांपल्स हम अपने आसपास देखते हैं
जितनी गंदगी इस चीज़ के नाम पे, इस मैरिज के नाम पे हम आसपास में देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, तो हर इंसान या जो नई जनरेशन है उसमें ज़्यादातर लोग इस चीज़ से बचना चाहते हैं। वो इतना फालतू का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे इजी अल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता किसी भी इंसान के लिए। तो वो जो इंडिविजुअलिटी है उसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, जैसा कि वेस्टर्न कल्चर्स में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है। फोर्थ, इट ऑफन बिल्ट ऑन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मतलब होता क्या है, जब शादी करनी होती है, हम सब नॉर्मल है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जो मुझे सुन रहा होगा वो एक नॉर्मल इंसान होगा, हमारे परिवार में सब नॉर्मल इंसान होते हैं, सब में कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। पर जब हम शादी करते हैं ना, तो इस चीज़ में पहली चीज़ तो सिनेमा इस चीज़ को इतना परफेक्ट तरीके से दिखाता है। हमारा रिलीजन इन चीज़ों को इतना सेक्रेट, इन चीज़ों को इतना मिस्टिफाई, या फिर यूँ कह लो कि इतना इस तरीके से दिखाया जाता है कि जिससे हम शादी करेंगे वो इंसान परफेक्ट होना चाहिए हर एरिया में, उसकी बात करने का तरीका, उसका रहन सहन, उसके खाने पीने का तरीका। पर ऐसा होता नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं खुद नहीं हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसे हम जो इंसान की बनाई हुई सबसे परफेक्ट चीज़ है ना, इंसान की बनाई हुई जो सबसे परफेक्ट चीज़ है भगवान, वो भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारी खामियां हैं। पहली चीज़, वो भगवान है भी नहीं, वो इंसान ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ बहुत अच्छा बनाना था तो वो बहुत अच्छा बना दिया, पर वो भी परफेक्ट है नहीं, उसमें भी काफ़ी सारी खामियां हैं। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, और जबकि रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। और ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती हैं। क्या बढ़ाती हैं एक्सपेक्टेशन? क्योंकि सोशल मीडिया से एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन अपने आप ही बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों की आदतें होती हैं अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाने की, तो वो जब वो पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, और जब इंसान उस चीज़ को अपने से कंपेयर करता है, तो सेटिस्फेक्शन तो कहाँ ही आनी है, क्योंकि असली में हम सब इंसान हैं, और भी अंदर जाएंगे तो जानवर हैं, जिसे थोड़ा बहुत सिविलाइज्ड कर दिया गया है, बस इतना है। तो इससे ज़्यादा फिर किसी से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी, पर हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है एक टाइम पे, ज़्यादातर लोगों की हो जाती है। फिफ्थ है, डाइवोर्स कैन बी फाइनेंशियली एंड इमोशनली डेवास्टेटिंग। ठीक है, शादी कुछ टाइम तक चल जाएगी, अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो वो हमेशा चल जाएगी। पर जब डाइवोर्स होते हैं, और यदि वेस्टर्न सोसाइटी जैसे कि यूएसए में बहुत ज़्यादा उसका एग्जांपल लिया जाता है, वहाँ पे 40 से 50% तक जो मैरिजेज़ होती हैं वो डाइवोर्स पे ख़त्म हो जाती हैं, वो नहीं टिक पाते एक साथ में। ये चीज़ फाइनेंशियली इमोशनली डिवास्टेटिंग क्यों बोला है? फाइनेंशियली डिवास्टेटिंग होती है मैन और फीमेल, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। जैसे कई केसेस में देखते हैं कि मैन से बहुत ही ज़्यादा रेशो में एलिमनी मांग ली जाती है। एलिमनी बोलते हैं क्या इसे? एलिमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि डाइवोर्स होने के बाद जो पैसा देना रहता है वुमेन को, उसे शायद एलिमनी बोलते हैं। हाँ, दहेज के लिए तो डाउरी है ना, एलिमनी। तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत ऑफ उसकी इनकम या जो भी रहता है वो एलिमनी में ले लिया जाता है, तो ऐसे उसके साथ गलत हो जाता है। या फिर कई बार फीमेल्स, क्योंकि उनके पास खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता ज़्यादातर केसेस में, और अगर इंडियन सोसाइटी की ये जो एशिया में लें, इंडियन में तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती हैं,
तो क्योंकि उनके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं रहता, तो वो चीज़ उनके अगेंस्ट में काम करती है। तो ये भी एक चीज़ होती है ना, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते लोग, पर मैं बताना चाहता हूँ ये भी एक चीज़ होती है कि क्यों फीमेल्स अवॉइड करती हैं डाइवोर्स की तरफ जाना। क्योंकि पहली चीज़ तो ये सोसाइटी में कलंक की तरह देखा जाता है। बहुत ये बड़ी बड़ी कुत्ती चीज़ है सोसाइटी। पहली चीज़ तो कि वो चाहती है कि तुम मर जाओ एक इंसान के साथ, पर अलग मत हो जाना, क्योंकि तुम खुश रहोगे अलग रह के। हम तुम्हें अकेले नहीं देख सकते, पर इस इंसान के साथ चाहे तुम कैसे भी रहो, अलग नहीं रहना। स्टिग्मा भी काफ़ी है और इमोशनली डिवास्टेटिंग होती है, क्योंकि जो डाइवोर्स वाली प्रोसेस होती है ना, अगर डाइवोर्स तक चीज़ आ गई है तो ये बहुत लंबी चलती है। और जितनी लंबी चलती है तो उसमें क्या होता है ना, इंसान परेशान हो जाता है उस चीज़ से। इस तरीके से भी ये एक बेकार चीज़ है दोस्तों। 6th पॉइंट, मैरिज कैन रीइंफोर्स जेंडर रोल्स। मैरिज कैन रीइंफोर्स जेंडर रोल्स कि औरत है तो उसे घर का काम करना है। अब धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ है, तो मैं उस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा हूँ कि हाँ, अब मैं एग्जांपल्स देखता हूँ ऐसे कि फीमेल है तो वो भी अपनी जॉब कर रही है। पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना किसी के भी ऊपर, वो फिर इंसान एक्सप्लॉइट करेगा ही, ज़्यादातर केसेस में करेगा ही। कोई बहुत अच्छा होगा तो वो नहीं करेगा, वरना तुम्हें काफ़ी सारी राइट्स, अपने ह्यूमन राइट्स, वो किसी के सामने झुककर भुला देने पड़ेंगे। क्योंकि डिपेंडेंस कोई तुम्हें यूं ही नहीं पालेगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई तुम्हें यूं ही नहीं पालेगा। अगर वो पाल रहा है तो तुम्हारी अधिकारों को छीनेगा, अपने हिसाब से तुम्हें चलाने की कोशिश करेगा। अभी जेंडर रोल कैसे रीइंफोर्स करता है कि जैसे मेरी फैमिली है, मैं फादर जॉब करते हैं, मदर हाउसवाइफ है। ग्रैंडफादर जॉब करते थे, ग्रैंडमदर हाउसवाइफ थी। तो अगली आने वाली जो जनरेशन रहेगी उससे भी सेम ही तरह का कॉन्सेप्ट, सेम ही तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाएंगी कि यदि फीमेल है तो उसे घर पे सारे काम करने हैं। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि अब धीरे धीरे जॉब को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ़ीमेल जॉब कर सकती है, वरना मैं जिस जगह रहता हूँ या जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ये ग्रे एरिया में है कि हाँ, अच्छा भी मानते हैं, बुरा भी मानते हैं। पर जेंडर रोल्स रीइंफोर्स करते हैं कैसे कि वो उस चीज़ को नहीं देख सकते अभी भी कि फ़ीमेल जॉब कर रही है और मेल कुछ नहीं कर रहा। मेल पैट्रियार्की वाला है ना थोड़ा, कि मेल शुड बी इन अ पावरफुल पोजीशन, फीमेल वो घर के काम करे, बच्चे पाले और ये सारी चीज़ें करे। इसके अलावा यदि वो जॉब कर रही है तो इस चीज़ को भी धीरे धीरे माना जा रहा है। 7th आर्ग्यूमेंट, लव डजंट नीड लीगल वैलिडेशन। ये बहुत सही चीज़ है। मैं इसके ऊपर कितना भी बहुत देर तक बोल सकता हूँ, पर नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी 14 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है, मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है। अब यार मुझे सोसाइटी की वैलिडेशन थोड़ी चाहिए, रिलीजन की थप्पा थोड़ी चाहिए, सरकार से जाके मुझे एक मोहर थोड़ी लगवानी पड़ेगी कि हाँ, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे जाके सिग्नेचर करने से क्या हो जाएगा? ये चीज़ें इतनी फॉर्मेलिटी क्यों हैं? तो सिंपल सा ये है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे सोसाइटी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट से वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे कल्चर, रिलीजन, किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं और एक और इंसान, हम दोनों साथ खुश हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये एक चीज़ है।
पॉइंट नंबर 8, द इंस्टीट्यूशन कैन बी एक्सक्लूजनरी। इसमें से कुछ पॉइंट मैंने चैट जीपीटी से भी लिए हैं, सीखना हो कहीं से भी सीख सकते हैं दोस्तों। द इंस्टीट्यूशन कैन बी एक्सक्लूजनरी, ये पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आया था, पर मैंने पढ़ा जब सही लगा कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेम सेक्स होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ज़्यादातर जगह नहीं करता। धीरे धीरे ये चीज़ एक्सेप्ट होना शुरू हुई और ग्रेजुअली हो जाएगी, मुझे पता है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे 100%। पर अभी तक बहुत सारी जगह ये मैरिज नहीं मानते इस चीज़ को। मतलब इन्होंने ये जो मैरिज वाला इंस्टीट्यूशन है, इसने होमोसेक्सुअलिटी को बाहर निकाल रखा है, हेट्रोसेक्सुअल चलेगा बस। तो ये इस तरीके से एक्सक्लूजनरी भी हो सकता है। 9th, इट कमर्शलाइजेज लव। पहली चीज़ तो जो ज़्यादातर केसेस में कमर्शलाइजेशन होता है, ठीक है, प्यार पे किसी और दिन बात करेंगे अच्छे से। तो मैरिज जो होता है वो लव को कमर्शलाइज करता है। इंसान कई बार अपनी मर्जी से करता है, ठीक है, उतना अच्छा है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए शादियों में बहुत खर्चा किया जाता है, काफ़ी सारा वेस्ट होता है मनी, काफ़ी सारा फूड वेस्टेज होता है, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंसान कोशिश करता है दिखाना। इसके पीछे सिर्फ ये पॉइंट तक नहीं रहूँगा मैं, हाँ ये ठीक है, तुमने एक एंटी आर्गूमेंट दे दिया कि इट कमर्शलाइज लव, लव कमर्शलाइज थोड़ी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर इसके पीछे की एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैंने लिखा, उस वक्त सोच रहा था कि इंसान क्यों देता है, क्यों करता है, फाइनेंशियली क्यों उसे इतना कुछ करना होता है दिखाने के लिए अगले इंसान को कि यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। देखो, क्योंकि मेरे दिमाग में पैसा इंपॉर्टेंट है, सामने वाले इंसान के दिमाग में पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं कब खुश होऊंगा जब मुझे दिखेगा कि यार एक इंसान के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसने उसे मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, मतलब मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, मतलब मैं उसके लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहा है ना, वो काम किस लिए कर रहा है, पैसे के लिए, ठीक है, पैसे के लिए काम कर रहा है। मैं भी मान रहा हूँ कि वो इंसान काम कर रहा है पैसे के लिए। यदि उसने उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए कुछ, तो उसके लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हुआ। और जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी नज़रों में मैं हूँ, मैं ऐसा मानूंगा। तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। 9th पॉइंट था, इट कमर्शलाइजेज लव। शादियों में और इधर उधर बहुत खर्चा होता है, तो काफ़ी बार वेस्ट भी काफ़ी होता है, तो उस वजह से। हैप्पीनेस, लास्ट पॉइंट, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन मैरिज। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरी शादी हो जाएगी, या दो इंसान तभी खुश रह सकते हैं जब उनकी दोनों की शादी हो जाए। मैं अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से तुम्हें समझाता हूँ मैं। कभी तुम अपने दोस्त के साथ रहते हो जब तुम्हें लगता है कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए ताकि खुशी बढ़ जाए, नहीं होता ना। अगर तुम शादी कर भी लोगे ना, तो मैं लड़का लड़की वाली बात कर रहा हूँ ना, ये मत सोचना कि सेम सेक्स भी ठीक है, वो भी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं मेरे दोस्त से शादी कर लेता हूँ, क्योंकि हम उनके साथ होकर बस खुश होते हैं। हमारे दिमाग में नहीं आती कि मुझे इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी है इसके साथ, तब जाके मेरे को लगेगा कि हाँ अब तो कुछ ज़बरदस्त हो चुका है और अब खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। नहीं होता ना ऐसा। तो ये चीज़ बस फॉर्मेलिटी की तरह है। ये चीज़ बस कुछ चीज़ों को, तुम्हारा जो फाइनेंशियल, सोशल, एजुकेशनल स्टेटस रहता है उसे कंटिन्यू करने की वजह लिए है। जो प्रॉपर्टी है उसे अपने में ही इनहेरिट करने के लिए है, इतना सा है। ये बहुत सेक्रेड चीज़ नहीं है, ये बहुत डिवाइन चीज़ नहीं है, ये बहुत पारलौकिक चीज़ नहीं है। ये है बस कि मुझे ये अपने में ही चलाते रहना है ना।
मेरा ही बच्चा होना चाहिए और उसी को मेरी प्रॉपर्टी चलाते रहनी, उसी लाइन में चलनी चाहिए। बस ये चीज़ें इतनी सी है, ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। गुड बाय।